नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एबीपी गंगा में इस महापंचायत में अब हम बात करने जा रहे हैं जिस सेशन की, उसका नाम है जाति और विरासत की सियासत। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में ओबीसी वोटर्स को लेकर भी एक जंग छिड़ी हुई है। वो किस तरफ जाएंगे, उनके कौन नेता होंगे, और बड़ी बात यह कि अब तक कितना रिप्रेजेंटेशन उन नेताओं को केंद्र और राज्यों में मिल पाया है। और उसके लिए हमारे साथ विशेष मेहमान मंच पर पधार चुकी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का। अनुप्रिया जी, पहला सवाल यही कि पहले आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही और अब उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री हैं, तो मतलब दायरा और बढ़ गया है। एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है भारत का, और यूपी से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन, तो आखिर किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं और इन चुनौतियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कैसे पूरा होगा सपना? पहले मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, तो देश की और अपने प्रदेश की सेहत को सुधारने का काम कर रही थी, और 30 नए मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में बने। ये हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे तो देश में नए डॉक्टर्स पैदा होंगे। नए डॉक्टर्स होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में डॉक्टर्स की जो कमी होती है उसका समाधान होगा। अब मेरे पास वाणिज्य और उद्योग की जिम्मेदारी आ गई है। तो आपने सही कहा कि भारत की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि इसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो योगदान है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को करना है, और इसके लिए सरकार तेज़ गति से काम भी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और कोई भी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़े, चूँकि कोरोना पैंडमिक ने पूरे देश और दुनिया को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, और 6 लाख इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री ने संसद में दी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पैंडमिक में जिसको फेस करने के लिए ना दुनिया तैयार थी, ना देश तैयार था, ना प्रदेश तैयार था, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ रही है, और उसको और बेहतर स्थिति में लाने के लिए हमको दूरगामी योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। और उसकी सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बनाया जाए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत काम हुआ है। नए मेट्रोज़ बन रहे हैं, नए सड़कें बन रही हैं, नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बन रहा है। और जहाँ तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात है, तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया हुआ है कि हमारे जो देश के एक्सपोर्ट्स हैं उनको $400 बिलियन तक बढ़ाकर ले जाना है। उसके लिए हमने तय किया है, एक हमारा इनिशिएटिव है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। तो देश भर के अंदर जितने भी राज्य सरकारें हैं उनके साथ हमारा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एंगेज करके हर ज़िले के अंदर ऐसे जो हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले उत्पाद हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हर ज़िले में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पारंपरिक उद्योग होता है, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं ऐसे उत्पादों को जिनको एक्सपोर्ट की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सके। एक तो ये काम है। दूसरा, आप जानते हैं कि भारत की सरकार प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम लेकर आई है। उसके तहत भी हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस दृष्टि से दे रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है वो तो बढ़े, साथ में हम एक्सपोर्ट्स भी बेहतर कर सकें। तो ये काफ़ी सारा काम हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय कर रहा है। बात अब राजनीति की करें तो 2022 का चुनाव पास आ रहा है, और सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालें, और आपने हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। एक नारा आपने उसमें दिया, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। आपने कहा कि SP हाफ, बीजेपी साफ, और कांग्रेस की जीत का स्विच ऑफ। इसके क्या मायने? आप BSP की जगह BJP बोल गई हैं। BSP हाफ, BSP साफ। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2022 में हम अपना प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पिछले 3 चुनाव आप देख लीजिए। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, 2017 का लड़ा, 2019 का लड़ा। ये चौथा चुनाव है जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर साथ में लड़ने जा रहे हैं। और जब से सरकार
केंद्र में बनी और फिर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, दोनों सरकारों ने मिलकर लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस किया है। यानी तमाम सरकारी योजनाएं जो है वो कागज़ों पर सीमित ना रहें, बल्कि कैसे जो योजनाएं जिन बेनिफिशरीज़ के लिए बनाई जाती हैं उन तक वो पहुँचें। और आप भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे जो सरकारें लाई हैं, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो जब सरकारें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होकर काम करती हैं, जब हम सिर्फ वादे और दावे नहीं करते बल्कि ज़मीन पर परिवर्तन लाते हैं और ज़मीन पर हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस नीति के साथ काम करते हैं, तो जनता हमें बार बार मौका देती है। पिछले 3 चुनाव में मौका मिला है और इस बार भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जन आशीर्वाद यात्रा में हम अपनी उपलब्धियों को लेकर गए हैं, अपने काम को लेकर गए हैं और जनता से आशीर्वाद की उम्मीद में गए हैं। तो चुनाव में पिछले बार जितनी सीटों पर आपने मिलकर लड़ा बीजेपी के साथ, इस बार वो सीटें बढ़ेंगी? आपकी बातचीत हुई है, अब आप मंत्री भी हैं। देखिए, हम पिछले 3 चुनाव से साथ में गठबंधन में हैं और आपने देखा है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुत पसंद किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, इसीलिए हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, उपयुक्त समय आने पर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। और सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है कि 2 दल लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है। छोटे दलों की अपनी ताकत होती है, बड़े दलों की अपनी ताकत होती है। किस सीट पे कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन जीत सकता है, इसको देखते हुए सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाता है। क्योंकि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम साथ में मिलकर जो हमारे विनेबल सीट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो समय आने पर उसको भी हम तय कर लेंगे। बीजेपी और अपना दल का गठबंधन कितना मजबूत है? क्योंकि हम यूपी में देखें तो ओबीसी वोटर्स के लिए एक जंग से छिड़ी है और ओपी राजभर जो है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश में है कि निषाद पार्टी उनके साथ में आ जाए। तो आपका गठबंधन कितना मजबूत है, किस तरह टक्कर देंगे उन्हें? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या किसी अन्य राज्य की या देश की, तमाम क्षेत्रीय दल हैं, तमाम अपने बड़े छोटे हर प्रकार के दल हैं और सभी चूंकि जनता के बीच में संघर्ष करते रहते हैं, तो इवेंचुअली तो आपको चुनावी राजनीति में आना ही है और चुनावी राजनीति में आप कुछ परिणाम प्राप्त करेंगे तो उसके बाद ही आपका जो पार्टी का एजेंडा है उसको लागू भी कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि उसकी ताकत बढ़े, अगर वो परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए हर राजनीतिक दल प्रयास करता है। जहाँ तक अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात है, कितना मजबूत है आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसके बाद हमें कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सबको समझ में आ रहा है कि अपना दल की भूमिका क्या है और हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि ओपी राजभर जी भी इस मंच पर आए थे और उन्होंने 3 बार आपका नाम लिया। वो बार बार आपका नाम ले रहे थे और उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को भी वो साफ तौर पर आमंत्रित करके गए कि आप भी हमारे साथ आइए। तो वो आपको भी यही इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी पार्टी का नाम ले रहे हैं। और डॉक्टर संजय निषाद जी को किसके साथ जाना है ये उन्हें और उनकी पार्टी को तय करना है। उसी तरीके से अपना दल को कहाँ जाना है ये मेरी पार्टी का जो अपना नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो तय करेगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारे ओम प्रकाश जी प्रयास कर रहे हैं कि उनका कुनबा बढ़े, उनकी ताकत बढ़े और राजनीति में सभी करते भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है ये हम तय करते हैं। अब चुनाव आने जा रहे हैं तो ऐसे में अपना दल के है जिसका सपा के साथ गठबंधन है, आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान बीजेपी और अपना दल के गठबंधन को? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मैं इतना ही मानती हूँ कि अपना दल आज हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछड़ों के, दलितों के, कमज़ोरों के, शोषित वर्ग के अधिकार से, सम्मान से, भागीदारी से जुड़े हुए जो भी विषय होते हैं उसे हम सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया था उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारी ताकत है। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है और इसीलिए हमारे गठबंधन के समर्थन में हम सकारात्मक परिणाम भी देखते हैं।
चुनाव के लिहाज से मेरा अगला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, और यही हमारा विषय भी है कि जातियों की विरासत और सियासत, जातियां इतनी हावी क्यों हो जाती हैं? जब आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको सामने लाने की बात करते हैं, आगे लाने की बात करते हैं, तो लेकिन जब सरकार बनाने का वक्त आता है, टिकट बंटवारे का वक्त आता है या चुनाव लड़ने का वक्त आता है, तो फिर जातियों के आधार पर आकलन क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, पहले तो जातियों की हकीकत से भागने की आवश्यकता नहीं है। भारत जातियों का देश है, ये जातियां हमेशा से हैं और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा, हर जाति को शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी, हर जाति का सम्मान और उसकी बराबरी सुरक्षित होगी। तो जहाँ तक राजनीतिक निर्णयों की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर हम जाति की इक्वेशन को साध के काम करते हैं तो हम गलत नहीं करते हैं, बल्कि हम वाकई में सही मायनों में सबका साथ सबका विकास की सोच रखते हैं, क्योंकि हर किसी को प्रतिनिधित्व देने की हमारी मंशा है, हर किसी को आगे लेकर चलने की हमारी मंशा है। तो ये सही है, इसको हमें गलत दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। जब तक आप कमज़ोर जातियों को और जो पीछे छूट गए हैं समय के साथ, उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, उनको आप शासन सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तब तक व्यापक परिवर्तन देश के अंदर नहीं हो सकता। ओपी राजभर जी यहाँ पर आए थे और जब वो ओबीसी वोटर्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने छलने का काम किया है आरक्षण के नाम पर, उनको ठीक प्रकार से आरक्षण नहीं दिया गया, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, क्योंकि आप भी उन्हीं की राजनीति करती हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जिनके लिए ये संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी को सही रिप्रेजेंटेशन या अधिकार नहीं देते? देखिए, मैं 2014 में पहली बार सांसद बनी, मेरी पार्टी 2 सांसदों के साथ पार्लियामेंट पहुंची और 2016 में मैं माननीय मोदी जी के सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी और अब ये मेरा दूसरा कार्यकाल है, मैं दूसरी बार मंत्री परिषद में शामिल हुई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उनके मंत्री के तौर पे, मंत्री परिषद में सहयोगी दल के तौर पे, कि माननीय मोदी जी की सरकार ने जहाँ तक पिछड़ों का सवाल है, कई अहम फैसले समय के साथ किए हैं। पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया था, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। इस बार जब हमारी सरकार आई तो हमने दोबारा से, अभी आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा कि जो हमारी मेडिकल की नीट की परीक्षा होती है, उसमें एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अभी तक ऑल इंडिया कोटा के तहत जो पिछड़ों का 27% का आरक्षण था वो लागू नहीं था। मोदी जी की सरकार ने ये भी किया। पिछले कार्यकाल में एक और अहम निर्णय हुआ, हमारे केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल्स या जवाहर नवोदय विद्यालय ये वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी पिछड़े छात्र छात्राओं का 27% का आरक्षण लागू नहीं था, ये मोदी जी की सरकार ने किया। तो मुझे नहीं मालूम कि ओम प्रकाश राजभर जी किस विषय को उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लोकसभा में अब मुझे 7 वर्ष होने जा रहे हैं, जितने विषयों को मैंने उठाया है मोदी सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और पिछड़ों के प्रति एक सकारात्मक संदेश दिया है। तो अभी भी हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि 2021 में जो जनगणना होने जा रही है उसमें पिछड़ों की गिनती कराई जाए, क्योंकि 1931 के बाद से आज तक कभी भी देश के अंदर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई है और 90 के दशक में जो अनुमान आए थे मंडल कमीशन के माध्यम से, हम उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो पिछड़ों की संख्या की सही गिनती हो, ये हम मांग भी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विश्वास भी है कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेगी। हम बहुत आशान्वित भी हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, डॉक्टर संजय निषाद भी हमारे साथ मंच पर थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब से बीजेपी आई है तब से निषादों की गिनती नहीं हुई है, उसकी मांग लगातार चल रही है। वो सब कुछ पहले हुआ था लेकिन बीजेपी के आने के बाद से वो रुक गया। नहीं, देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि 1931 के बाद से देश में कभी पिछड़ों की गिनती हुई ही नहीं है। तो जब हम पिछड़ों की गिनती की बात करते हैं तो हमारे निषाद भाई बंधु भी उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए ये समग्र जो हमारा पिछड़ा समाज है, सभी की मांग है और मोदी जी की सरकार इस पर ध्यान भी देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जहाँ तक निषादों का विषय है तो उनके बहुत सारे विषयों को तो मैंने भी समय समय पर देखा भी है, उठाया भी है और मुझे लगता है कि अगर ये काम हो जाता है तो सबकी गिनती होगी, उनके साथ भी न्याय होगा और होना भी चाहिए। यूपी चुनाव में ओवैसी जी ने एंट्री ली है, उन्हें कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं? ओवैसी जी, मैं जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रही हूँ, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव के कुछ समय पहले, ठीक चुनाव के पहले अचानक से कहीं से प्रकट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी करते हैं। हमारे
मुस्लिम समुदाय के साथ बड़े बड़े वादे भी करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप गंभीर हैं किसी भी राज्य की राजनीति को लेकर, तो आप आइए, अपनी पार्टी को लेकर आइए, 5 साल संघर्ष करिए, जनता के बीच में जाइए, उनके विषयों को समझिए। ये केवल चुनाव के ठीक पहले प्रकट होने वालों को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। प्रियंका गांधी भी दौरे कर रही हैं उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कभी आपसे या कांग्रेस ने कभी संपर्क नहीं किया, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चेहरा है ओबीसी वोटर्स के लिहाज से। देखिए, संपर्क तो एक ऐसी चीज है कि सभी पार्टियों के जो राजनेता होते हैं सब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। ये सब राजनीति में एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है। लेकिन जहां तक उनके दौरे की बात है, तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को उन्हें बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब है और संगठन की दृष्टि से वो जितना भ्रमण करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को खड़ा करेंगी, उतना बेहतर है। उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत है, करना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बड़े महिला चेहरों की बात की जाए तो प्रियंका गांधी, अनुप्रिया पटेल, तो कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं आप? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज की तारीख में आप देखिए, मेरी पार्टी के 9 विधायक हैं। हम 11 सीटें लड़े थे, 9 सीट जीते थे। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भी हमारे 1 मेंबर हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। आज उनके विधायकों की संख्या अपना दल से भी कम है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, उनको मंथन करना चाहिए, कर भी रहे होंगे, और पार्टी को बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि कार्यकर्ता उनका निराश है, ऐसा मैं भी महसूस कर सकती हूँ। तो उन्हें पहले स्वयं खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। यूपी चुनाव के लिहाज से अगर ओबीसी वोटर्स की बात करें तो आप बीजेपी के साथ हैं, ओपी राजभर हैं, वो संजय निषाद जी को साथ लाना चाहते हैं, कई और दल हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वोट बैंक बट जाएगा? क्या आकलन है आपका? नहीं, देखिए, माननीय राजभर जी का एक लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने अपने समाज को जोड़ा भी है, अपने समाज के नेता भी हैं। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि वो किधर हैं, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। तो पहले ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वो कहाँ है, उसके बाद वोटों के बंटवारे की बात तय होगी। रही बात अपना दल की, तो अपना दल का एक व्यापक हमारा प्रभाव क्षेत्र है और पिछड़े कमज़ोर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जहां अपना दल है, हमारे समर्थक, हमारे वोटर हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ साथ हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या अपना दल या अनुप्रिया पटेल की भागीदारी और बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी, रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा? देखिए, समय के साथ तो सब तरक्की करते हैं, हम भी तरक्की कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारा काफिला भी बढ़ रहा है, हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से। हमारी विचारधारा के समर्थक बहुत तेजी से साथ में जुड़ भी रहे हैं, और आने वाले समय में अपना दल की गति भी बढ़े, अपना दल की शक्ति भी बढ़े, अपना दल का परिणाम भी बेहतर हो, इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। और हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि उसका जो जन समर्थन है वो बढ़ना चाहिए, जो इलेक्टोरल सक्सेस है वो भी बड़ा दिखना चाहिए। तो हम भी कोशिश करते हैं सभी दलों की तरह, और हो भी रहा है, ईश्वर की कृपा है। आपके समर्थक हैं बड़ी तादाद में, उनको एक मलाल था कि आपको मंत्री बनाने में थोड़ी देर कर दी। हालांकि आप मंत्री हैं और उसके लिए बहुत बधाई आपको, लेकिन वो ये उम्मीद कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये काम, ये रिप्रेजेंटेशन और पहले मिल जाता। देखिए, कार्यकर्ता किसी भी दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, सब चाहते हैं उनका नेता आगे बढ़े, सब चाहते हैं उनका नेता का कद और बड़ा हो जाए। तो मेरे कार्यकर्ता भी तो चाहेंगे, वो भी सब कार्यकर्ताओं जैसे ही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ नेता को पद मिल जाए यहां तक सोच नहीं रखते। वो बहुत ही कमिटेड हैं, वो जानते हैं हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष करती है, और हमें निरंतर बिना थके, बिना रुके, जो कमजोर वर्ग है उसके हितों से जुड़े हुए कोई भी विषय है उसके लिए लड़ना है, जूझना है, संघर्ष करना है, तो वो निरंतर करते रहते हैं। पद, प्रतिष्ठा, चुनावी सक्सेस ये आता और जाता है, लेकिन संघर्ष की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। और कम से कम अपना दल के कार्यकर्ताओं के लिए मैं पूरे विश्वास से कहती हूं कि मेरे कार्यकर्ता 1995 में मेरी पार्टी गठित हुई है, और सक्सेस चुनावी मिला या नहीं मिला, मेरे कार्यकर्ता न थके न रुके। अब क्योंकि आप यूथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और एक यूथ लीडर भी हैं, तो आने वाले चुनाव में क्या अपना दल युवाओं को मौका देगा?
मेरी पार्टी में बहुत सारे युवाओं को मौका मिलता है। मेरी पार्टी के विधायक देख लीजिए, अभी मुझे नाम याद आ रहा है, हमारे राहुल प्रकाश कोल जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, युवा है, पार्टी के युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो युवा चेहरा है। और हमारी पार्टी युवाओं को बहुत मौका देती है, क्योंकि नेता युवा है, नेता महिला है, तो महिला को भी मौका मिलता है, युवा को भी मौका मिलता है। मेरे संगठन में आप आकर देखिए, युवाओं का, छात्रों का और महिलाओं का जज्बा और जुनून बहुत बढ़ा हुआ रहता है हमेशा। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुई थी जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था केंद्र में, और मोदी सरकार की सभी महिला मंत्री एक लाइन से थी और उसको सबने टैगलाइन दिया था महिला शक्ति के तौर पर, और ज्यादातर उसमें वही महिला मंत्री शामिल थी जिनका एक लंबा अपना संघर्ष रहा, एक स्ट्रगल रहा है, अपने बूते पर पहुंची हैं। तो अनुप्रिया पटेल कैसे राजनीति में आई, कब आपने ये फैसला किया? देखिए, वैसे तो मेरे बारे में ये सब जो तथ्य हैं अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। राजनीति से मेरा कोई लेना देना था नहीं। हालांकि मेरे पिता उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, अपना दल की स्थापना उन्होंने की और बहुत लंबा उनके जीवन का संघर्ष रहा, कमज़ोर वर्गों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। और मेरा जहाँ तक राजनीति में प्रवेश की बात है तो अचानक हुआ, उनके दुखद निधन के बाद एक्सीडेंट में अचानक उनका निधन हो गया था, और अचानक ही बिना किसी प्लानिंग के पार्टी के लोगों ने मुझे पार्टी में जिम्मेदारी दी। और उस वक्त मुझे समझ भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम इज़ द बेस्ट टीचर, तो समय के साथ मैं भी धीरे धीरे सीख गई। अब यूपी में चुनाव होने जा रहा है और योगी सरकार के कामकाज को आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि हम सभी रिपोर्टर्स ग्राउंड में भी जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, क्योंकि खुद आप पूर्वांचल से आती हैं, तो ग्रामीण परिवेश में आप तक भी ये बात जरूर पहुंची होगी कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, जनता परेशान है। तो आपको लगता है कि विपक्ष भी इनको बड़ा मुद्दा बना के पेश कर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, टूटी हुई सड़कें, तो इन पर कितना काम हुआ है? आप भी मिर्जापुर से सांसद। देखिए, चुनाव है तो निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष उठाएगा भी। और जहां तक योगी जी की सरकार के कामकाज की बात है, तो मैंने पहले एक बात कही इस साक्षात्कार के शुरुआत में, लास्ट माइल डिलीवरी ये सरकार का मूल मंत्र रहा है। और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात हमेशा कही है कि एक हमारी पॉलिटिकल कल्चर रहा है कि कई बार हम काम करते हैं, शिलान्यास करते हैं, शिलापट लगाते हैं, वो काम हमारे कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाते हैं, फिर कोई दूसरी सरकार आती है, फिर श्रेय का झगड़ा शुरू होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बदलना है, इस कार्य संस्कृति को हमें बदलना है, और जिस काम की हम शुरुआत करें उसे खत्म भी हमें करना है। तो ये एक कल्चर रहा है भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का भी, कि जिस काम की भी हम शुरुआत करते हैं, शिलान्यास हमने किया है तो उद्घाटन भी हम करें। ये एक वर्क कल्चर में परिवर्तन हम लाए हैं। दूसरा, जहां तक बेरोजगारी की आपने बात कही, तो हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जिसके आंकड़े आए थे, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी की दर है वो 2017 से काफी कम हो चुकी है। उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बीच में कोरोना का एक बहुत बड़ा झटका भी लगा प्रदेश की, देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को। और ये एक ऐसी महामारी है जिसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था, पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अगर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना के रखा हुआ है, इसका मतलब कि सरकार का कोई ना कोई प्रयास और सरकार की कोई ना कोई सोच उसमें शामिल है। और इसमें मैंने जैसा पहले कहा कि इकोनॉमी हमारी तेजी से बढ़े, उसकी पहली शर्त होती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। और जब से ये सरकार आई, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पे बहुत ध्यान दिया गया। नए सड़कें बनाई गई, नए हमारे मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये सब कुछ इसीलिए बनाया गया कि जब हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चलेगी। तो विकास की दृष्टि से बहुत सारा काम हुआ है और विकास बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करता है। तो अभी भी जो आप बात कर रहे हैं, जैसे उद्योग धंधे बंद भी हुए, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने के भी प्रयास करें। उसके लिए हमने इन्वेस्टर समिट का भी
एक प्रयास किया था। काफ़ी सारे MOUs भी लगभग मैं चाहूंगी कि आपने इन्वेस्टर समिट्स की बात की और इन्वेस्टमेंट लाने की, तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि कितनी बड़ी कंपनीज जो हैं यूपी में आ रही हैं, आने वाली हैं, कहां तक काम पहुंचा और कितना एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होने जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टर समिट के पीछे पूरी सोच यही थी कि हमारे प्रदेश के अंदर एक इन्वेस्टर्स की हेजिटेंसी होती थी कि हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, कि प्रदेश में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरा निवेश की दृष्टि से माहौल अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। तो योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआत में इन्वेस्टर समिट किया और 1000 से ज़्यादा MOU साइन हुए। कोशिश ये की गई कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करके एक ऐसा माहौल बनाए कि इन्वेस्टर्स के मन में विश्वास पैदा हो कि हाँ, एक ऐसा माहौल है जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं। साथ में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाएं दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो या रोड्स हो या अलग से एक पोर्टल बनाना इन्वेस्टर्स के तमाम तरीके के क्लियरेंसेस के लिए, तो उनको वो सारी सुविधाएं देना जिससे कि प्रदेश के अंदर निवेश की दृष्टि से एक बेहतर माहौल बन सके। इंडस्ट्री आएगी, उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी या हम कह सकते हैं कि रोजगार सृजन की जो हमारी सोच है, 23 करोड़ की आबादी में इतने सारे युवा हैं, उनके लिए वो काम किया जा सकता है। किसानों का मुद्दा भी आने वाले चुनाव में जरूर उठेगा, चाहे वो कृषि कानून का विरोध हो या फिर विपक्ष का यह आरोप कि खरीद जो है वो ढंग से नहीं हो रही है, जो छोटा किसान है वो नुकसान में है। तो इसको लेकर सरकार के क्या प्रयास है? MSP की भी मांग अब खड़ी हो गई है, तो इसको लेकर कैसे निपटें? देखिए, किसानों का कोई भी विषय हो, उसे संवेदनशीलता से सुलझाने की, समाधान निकालने की और उनकी बेहतरी के लिए हर सरकार प्रयास करना चाहती है और करना भी चाहिए। जहां तक भारत सरकार की बात है, ऐसी तमाम योजनाएं भारत सरकार लेकर आई जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो और इसके लिए हमने 2022 का लक्ष्य भी निर्धारित किया। मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। किसानों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जिसके लिए उन्हें शायद किसी साहूकार के पास जाना पड़ता है, तो वो छोटी छोटी आर्थिक ज़रूरतों के लिए उन्हें किसी साहूकार के चंगुल में ना फंसना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। और आप स्वयं जानते हैं कि देश के करोड़ों किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है। ये सरकार की एक सोच है किसान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। फसल बीमा योजना में व्यापक परिवर्तन किया गया और ऐसे बहुत सारे, कृषि सिंचाई योजना से लेकर हमारे नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो पिछले कार्यकाल में लिए गए, या MSP का हमको जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना किसान को देना है, ये सारे फैसले सरकार ने व्यापक किसान हित में किए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया कि जो हमारे सरकारी क्रय केंद्र हैं उस पर खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट हो, बेहतर प्रोक्योरमेंट हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचे। आप जानते हैं कि गन्ना किसानों के लिए भी जो भुगतान का एक बहुत समय से लटका हुआ इशू था, उसमें सरकार ने 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया। और अभी जो हमारा 2 दिन पहले अनुपूरक बजट आया, उसमें भी और भुगतान हम गन्ना किसानों को कर सकें, उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। बड़ा सवाल ये है कि हमने खुद भी ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है और जो निकल करके सामने आया ये कि कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने 6-6 महीने, 4-4 महीने से बड़े पैमाने पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया है। तो उनकी उम्मीद ये है कि सरकार प्रेशर बनाए और उनका इस बैकलॉग को क्लियर करे। तो इस दिशा में भी कुछ देखिए, सरकार बैकलॉग क्लियर करने के लिए प्रयास कर चुकी है और आप अगर किसानों के बीच में गए हैं तो आप इसको भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जो स्थिति थी गन्ना किसानों के भुगतान की, उसमें व्यापक परिवर्तन सरकार ने किया है। और अभी भी जो हमारा अनुपूरक बजट आया है उसमें भी सरकार प्रावधान लेकर आई है, उसमें भी धनराशि का प्रोविजन है कि हमें करना है। और भी जो समस्याएं आप बता रहे हैं, सरकार प्रतिबद्ध है कि हमको इन समस्याओं का निराकरण करना है। हो सकता है कि 100% समाधान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे जरूरी बात होती है सरकारों की इच्छा शक्ति, सरकारों की मंशा। और मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि किसानों के हित में सरकार ऐसा करना चाहती है। और सेशन खत्म करने से पहले अनुप्रिया जी, इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार 350 के पार, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन अपना दल का? अपना दल का तो कंट्रीब्यूशन आप इससे ही समझ लीजिए कि पिछली बार हम साथ में आए तो हमने 325 का फिगर अचीव किया था। तो 350 का अगर टारगेट रखा जा रहा है तो मुझे आंकड़ों के उसमें नहीं पड़ना है, फेयर में नहीं पड़ना है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये जरूर कहूंगी
कि जिस तरीके से हमारे कार्यक्रमों का, योजनाओं का क्रियान्वयन रहा है और विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की पहचान बदले, उत्तर प्रदेश को एक नए अग्रणी राज्य की, एक समृद्ध राज्य की और एक विकासपरक राज्य की एक नई पहचान मिले, उसके लिए जितनी तत्परता के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार काम कर रही है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम पूरी मजबूती के साथ दोबारा लौटेंगे और फिर से जनता की सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया पटेल जी।